इस बीच ईरानी सेना ने बड़ी धमकी दी है। जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अब हमारे निशाने पर बैंक और वित्तीय संस्थान हैं। कमांड ने मिडिल ईस्ट में दुश्मन के बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमलों की धमकी दी है। जाहिर है जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं वो बैंक होते हैं, वो वित्तीय संस्थान होते हैं, और इसी को तोड़ने की कोशिश जो है ईरान करना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर। बिल्कुल बड़ी धमकी जो है ईरानी सेना ने दी है। और इस बीच बढ़ते हैं आगे, मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है, लेकिन इसकी तपन अब आपकी रसोई तक पहुंच गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े इस महायुद्ध ने भारत के करोड़ों घरों का बजट बिगाड़ दिया है। कच्चे तेल की कीमतें $115 के पार पहुंचने के बाद अब एलपीजी की किल्लत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सबसे पहले प्रेरणा ये बताइए कि आप खाना बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हूँ सर। और गैस है आपके यहाँ पे? बिल्कुल। और मेरे लिए टेंशन की बात इसलिए ज्यादा भी है क्योंकि मेरे पास छोटा वाला सिलेंडर है और इस सिचुएशन में उनकी सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन प्रेरणा सवाल ये भी है कि सरकार बार बार कह रही है कि संकट नहीं है, हाँ। पैनिक मत करें, लेकिन फिर भी लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? आप जैसे लोग जो अकेले रहते हैं, कामकाजी हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको किस तरह की दिक्कत होगी अगर गैस की सप्लाई बंद हो जाती है? देखिए सर, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आता है कि मैं 2 महीने तक तो एक सिलेंडर चला लेती हूँ, 2 महीने के बाद क्या सिचुएशन होगी? सरकार ने एक फिक्स टाइम बता दिया कि हमारे पास इतने टाइम तक का स्टॉक है, उसके बाद क्या? क्योंकि अभी मैं कल ही मार्केट में गई और लोग अभी से पैनिक कर रहे हैं। उन्हें एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि सप्लाई बंद होने वाली है और 25 दिन पहले हमें नहीं मिलेगा, तो हम अभी से स्टॉक बना ले। लेकिन अभी स्टॉक भी नहीं बन पा रहा है और बहुत ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। छोटा सिलेंडर मिल रहा है मार्केट में? अभी तो सर देखिए अवेलेबल है, इस टाइम पे अवेलेबल है और सप्लाई भी उसकी हो रही है। अब आगे क्या सिचुएशन होने वाली है ये बड़ा सवाल है कि अब से 2 महीने बाद जब मैं सिलेंडर भरवाने जाऊंगी तब क्या मुझे मिल पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है सर। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने सुना कई सारे होटल और रेस्टोरेंट जो है वो इंडक्शन पर आ चुके हैं। इंडक्शन पर सर मुझे भी शायद इंडक्शन पर ही स्विच करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट तो मुझे नहीं दिखता। होपफुली ऐसी नौबत नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सरकार कई तरह की तैयारी कर रही है और सरकार साफ साफ ये कह रही है कि हम जो है इसकी कमी नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर हैं और कई सारे देशों से और बातचीत हो चुकी है ताकि हम एलपीजी और एलएनजी है उनको आयात कर सकें। आम आदमी की कमर तो टूटी है, लेकिन लोगों का दर्द यह है कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यह सिर्फ शिकायत नहीं, करोड़ों भारतीयों का दर्द है। आखिर क्यों खाली हो रहे हैं गैस सिलेंडर? क्या है सरकार की वो नई गाइडलाइन जिसने सप्लाई के नियम बदल दिए हैं? आज विशेषज्ञों के साथ समझेंगे कि इस वैश्विक आग से आपकी रसोई को बचाने का मास्टर प्लान क्या है। लेकिन पहले लोगों की परेशानियों से आपको वाकिफ कराते हैं, बाकी मसलों पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे बच्चे को ऑपरेशन हो रखा है, पूरा पेट फटा पड़ा है, ठीक है ना, किडनी भी निकल गई है और मैं दूसरे की हेल्प ले लेके आती हूँ और मेरे से कहते मैं फोन कर दूंगी तुम्हें, फिर आना तुम। कितने दिन से आ रही है? 4 दिन, आज चौथा दिन है मुझे। चौथा दिन है। नहीं मिल पा रहा है सिलेंडर, क्या कहा जाए? जो कह देते फोन करेंगे बस। नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल मिला ही नहीं। 2 सिलेंडर है, 2 महीना के बाद आई है, 2 दिन के बाद आई, 3 दिन पहले का बुकिंग है और 2 सिलेंडर खाली है। बाहर से लंच ले लेके कल से खा रहे हैं, रह रहे हैं। बाहर से खा रहे हैं। हाँ नहीं जाते भाई कुछ लोग यहाँ से कस्टमर गए, वहाँ गैस दी गई, लेकिन ये लोग घुमा देते हैं। पीछे तो गाड़ी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? गैस खत्म है, मैं क्या करूँ? समझे? सरकार के पास कितना स्टॉक था और कहाँ गया? सरकार क्या एक्शन लेगी इन चीज़ों पे? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एजेंसी वाले इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है और यहाँ ब्लैक काम चल रहा, 225 रुपये लीटर गैस दे रहे हैं। तो दिक्कत है, होटल और रेस्टोरेंट बंद होते हैं तो उसका असर सीधे सीधे रोजगार पर पड़ता है। छोटे छोटे ढाबे, छोटी छोटी चाय की दुकान जहां पर एक कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, जिनके संकट की खबर है। और इसके अलावा आपकी रसोई पर संकट। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं हो पाते हैं प्रेरणा। तो भूखे पेट जब भजन नहीं हो पाते हैं तो काम कैसे होगा? आदमी अपने रोजमर्रा की चीजें कैसे करेगा अगर किचन के अंदर खाना बनाने में दिक्कत आएगी? इस बीच मिडिल ईस्ट
में बारूद बरस रहा है, लेकिन भारत की रसोई में इसकी आंच ना पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। ईरान इजराइल जंग के बीच सप्लाई चेन बाधित होने की खबरों से उपजी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने ECA यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। आखिर क्यों हो रही है गैस सिलेंडर मिलने में देरी? क्या वाकई देश में स्टॉक कम है? और सरकार की नई प्रायोरिटी लिस्ट आपके लिए क्या मायने रखती है? चलिए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पीएम मोदी के सख्त निर्देश है कि वैश्विक उथल पुथल का असर आम आदमी की जेब और थाली पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता तक ये बात पहुंचाए कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। भारत ने इस संकट को भांपते हुए पहले ही एक मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ECA यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू क्यों हुआ और सरकार का डिलीवरी प्लान क्या है। ईरान के साथ जारी तनाव के कारण होर्मुज से होने वाली 30% LNG सप्लाई पर असर पड़ा है और इसी को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकताएं बदल दी हैं। पहली प्राथमिकता घरेलू रसोई गैस और परिवहन CNG को पहली प्राथमिकता दी गई है। कुछ गैर जरूरी उद्योगों को गैस की आपूर्ति सीमित की गई है ताकि घरों में चूल्हा जलता रहे। जिन इलाकों में सिलेंडर मिलने में 4-5 दिन की देरी हो रही है, वहां डिलीवरी सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने डेटा मॉनिटरिंग शुरू की है। सरकार ने साफ किया है कि हाल ही में घरेलू सिलेंडर के दामों में जो 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसका कारण मौजूदा युद्ध नहीं है, बल्कि ये पिछले साल की अंडर रिकवरी यानी लागत और बिक्री मूल्य का जो अंतर होता है, अंडर रिकवरी, उसको एडजस्ट करने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $115 के करीब होने के बावजूद भारत में कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है और कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने क्या साफ किया है? सरकार ने यह साफ किया है प्रेरणा कि जो 60 रुपए और 115 रुपए बढ़ाए गए हैं, उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वो एक पुरानी बढ़ोतरी थी जिसको नहीं किया गया था, अब किया गया है। लेकिन चूंकि अब किया गया है तो लोग इसे युद्ध से जोड़ेंगे, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोगों को तो पता है कि युद्ध से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आम आदमी तो यही सोचेगा कि युद्ध शुरू हुआ और 60 रुपए हमारा रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ गया। तो अब सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ है, रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार मेरे साथ हैं और मेरे साथ हेमा गुप्ता जी हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, महंगाई के बारे में उनसे बात करेंगे। हेमा जी, क्या लगता है आपको, ये जो संकट है उससे सरकार ने निपटने के लिए जो कदम उठाए हैं, ECA लागू किया है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, ये क्या ठीक है? ये क्या उचित कदम है? इससे लोगों को राहत मिलेगी या और कुछ किए जाने की जरूरत है? अनम्यूट कर दीजिए हेमा। जी, मेरा कहना ये है कि कदम तो अपनी तरफ से सरकार सही उठा रही है। उन्हें जैसे जैसे सिचुएशन दिख रही है उसका वो हल निकालते जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक बात समझिए, जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट पड़ा होता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ 2 दिन के मेहमान है या 3 दिन के मेहमान है, तो कभी भी उसकी फैमिली पेशेंट को ये बात नहीं बताती और उनको यही कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड मोमेंट तक भी उनको यही कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। आप ये देखिए, ग्लोबल जो सिचुएशन बनी हुई है बहुत पैनिक की है और सही बात है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ ऑयल में शॉर्टेज आने वाली है, गैस में शॉर्टेज आने वाली है और शॉर्टेज ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। अब ठीक है, हमने ये मान लिया कि क्रूड ऑयल के रिजर्व्स इनके पास ऑलरेडी है, इसलिए पेट्रोल के दाम यहाँ पे नहीं बढ़े हैं हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन आप ये देखिए, जो सिचुएशन अभी बनी हुई है वो रिजर्व आपके पास, आप कहते हो 2 महीने के हैं या 3 महीने के हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये चलने वाले नहीं है। आपको अनफॉर्चुनेटली रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे आगे जाके। अब बात आती है यहाँ पे सिलेंडर की। अब एक बात समझिए
कि जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं या पेट्रोल की बात करते हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आप खाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं खा सकते हैं, या पब्लिक कोई ऐसा आपको सेटअप नहीं मिलेगा वहां पे जाके आपको खाना आप मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाना अपने घर में ही बनाना है, उसके लिए आपके सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी शुरू हो जाती है काला बाजारी, जो अब हो चुकी है। आप ये देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानती है, जैसे सरकार कह रही है कि शॉर्टेज नहीं है, हो सकता है शॉर्टेज तो हुई है, क्रंच तो क्रिएट हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना पैनिक हो रहा है, उतना सिर्फ काला बाजारी शुरू हुई है, ब्लैक सिस्टम शुरू हो गया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी सुनने को मिला है कि कहीं जगह पे 2000-2500 रुपए तक भी सिलेंडर की कॉस्ट पहुंच गई है ब्लैक में। तो इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों की बुकिंग है, जैसे एक सिस्टम होता है कि 1 महीने में आप एक बार ही बुक कर सकते हैं, तो वो सिस्टम में जिसकी बुकिंग चली गई उनको सिलेंडर मिलना ही चाहिए। उनकी एक स्लॉट बुकिंग होनी चाहिए कि आप इतने से इतने बजे के बीच में आइए और सिलेंडर लेके जाइए। वो पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, जब पब्लिक परेशान होती है, इस तरह की न्यूज आती है, तो उस वजह से भेड़चाल और शुरू होती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और लोग पीछे पीछे भागते हैं। जो लोग अभी तक नहीं डरे हुए थे, वो भी सिर्फ इस तरह की खबरें देख के डरे हैं, जहां पे आपको ऐसी न्यूज मिलती है कि सिलेंडर की जो एजेंसी है उसके बाहर बहुत भीड़ लग गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो लोग 6-6 घंटे वेट कर रहे हैं, वहां पे लड़ाइयां हो रही है, उनको मना किया जा रहा है देने से। बुकिंग लेने के बाद या तो आप बुकिंग लेने से डिनाई कर दीजिए, जिससे वो डेटा आपका ऊपर पहुंचता है, और ये पता रहता है सरकार को कि आपने बुकिंग लेने से मना कर दिया, मतलब आपके पास शॉर्टेज है। भाई, जब आप एक तरफ कह रहे हो कि शॉर्टेज नहीं है, तो बुकिंग जानी चाहिए और बुकिंग पे सेम टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये सिस्टम आपको सेट करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे गर्मियां आ रही है, पब्लिक परेशान ना हो, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है वहां पे। ठीक है, एलपीजी अगर घर में खाना ना बनेगा तो पूरी देश थम जाएगा, दुनिया थम जाएगी, क्योंकि खाने के बिना कोई सरवाइव कैसे कर सकता है? पेट्रोल डीजल के बिना तो कर सकता है, घर से ना निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले ले। लेकिन जनरल कटोच, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो सिचुएशन खड़ी हो रही है और पैनिक लोगों के बीच हो रहा है, और हमारे यहाँ लोग पैनिक ज्यादा करते हैं, सरकार कह रही है बार बार कि नहीं, इस तरह के पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप ग्लोबल सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और जो इम्पैक्ट भारत में पड़ रहा है वो ग्लोबली कैसे पड़ रहा है? क्योंकि मैंने पढ़ा कई सारे देशों ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं या राशनिंग कर दी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं पेट्रोल की बात करता हूँ। पेट्रोल और डीजल में भारत में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 6 हफ्ते के स्टॉक्स हैं। ये तो पहली बात है। दूसरा, इस समय पर जो शिप्स, जो रशियन शिप्स हैं, उसकी इजाज़त दे दी है भारत में आने के लिए, तो वो स्ट्रेट से तो वो जो रशियन शिप्स हैं वो तो आ जाएंगी। तीसरी बात, 6 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है स्थिति वैसे भी दुनिया में चेंज हो जाएगी, लेकिन भारत भी अपना जो डीजल और ऑयल है, जो पेट्रोल है, वो हम दूसरी जगह से भी अभी लेना शुरू कर देंगे। खास करके हमारा जो पहले सप्लाई रूस से आता था वो अभी फिर से शुरू हो गया है। प्रॉब्लम मुझे लगता है सिर्फ गैस की है, क्योंकि गैस जो है ये ज़्यादा करके जो गैस जो है हमको कटर से आ रहा था, और वो रास्ता जो है वो बंद है। लेकिन जो पैनिक हो रहा है, ये इसके बाद मुझे कोई समझ नहीं आई, क्योंकि जब ये पैनिक शुरू हुई है तब तो कोई शॉर्टेज थी नहीं। तो इसका सिर्फ मतलब है ये पैनिक हो रही है सिर्फ ब्लैक मार्केट के कारण। और एक मैं आपको अपना पर्सनल मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी घर में सिलेंडर है, और मैंने मंडे को बुक किया, जो मोबाइल के साथ हमने अपना बुक कर दिया कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया है, उसकी पेमेंट हमने कर दी, और ट्यूसडे को पिछले कल एक दिन में मेरा सिलेंडर आ गया। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिर्फ ब्लैक मार्केट के कारण हो रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय के ऊपर थोड़ा, मुझे लगता है, सख्ती करना चाहिए। उस प्रकार की शॉर्टेज नहीं है कि वो असलियत में शॉर्टेज है, लेकिन एक बार जब पैनिक आ जाती है और एक मार्केट रन हो जाता है, तो वो सिचुएशन पर अलग हो जाता है, और वो वहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैसे इस समय पर मीडियम शॉर्ट टर्म मैं कहता हूँ
अगले 3 या 4 हफ्ते के लिए मुझे नहीं लगता है भारत के लिए कोई टेंशन की आवश्यकता तो है। हेमा जी, तो देखिए, एक तरफ सरकार तो कह ही रही है कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अभी हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर गए थे, पैनिक सिचुएशन इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त क्या परफेक्ट प्लान हो सकता है सरकार का, सरकार की क्या तैयारी है, और सबसे बड़ा चैलेंज इस पैनिक सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए सरकार तो बार बार यही कह रही है कि हमारे पास स्टोरेज है, हमारे पास प्रॉपर है कि हम 2 महीने का यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। गैस में कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे पास, ऑयल में कोई शॉर्टेज नहीं है। चलिए ऑयल तो हम समझते हैं कोई शॉर्टेज नहीं है, सरकार बार बार ही कह रही है, लेकिन पब्लिक यहाँ पे जो पैनिक कर रही है, आप उसका सिस्टम समझिए। ये जो गैस एजेंसी होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं से आ रही है, क्योंकि वहां पे एक मतलब ब्लैक आप मार्केट मानते हैं कि गैस एजेंसियों की बदमाशी है, जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट करने में, सिलेंडर ना देना। जैसा कटो साहब ने भी बताया, उन्होंने सिलेंडर बुक किया, फोन के ऊपर 1 दिन के अंदर आ गया। लेकिन अगर कोई गैस एजेंसी वाला बदमाशी करता है और बुक सिलेंडर को नहीं देता है, तो इस तरह की सिचुएशन तो होगी ना हेमा जी? बिल्कुल होगी। और आप ये देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बदमाशी जो है वो गैस एजेंसी वालों की ही है। इनके अपने पर्सनल लोग होते हैं जो ब्लैक मार्केट करते हैं, और ये आपको रोकना पड़ेगा। उसका पूरा डेटा आपको देखना पड़ेगा। जिन लोगों की मोबाइल के थ्रू बुकिंग जारी है या किसी भी मोड से उनकी बुकिंग जारी है, जो लोग प्रॉपर वैलिड है, जिनका रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, हर महीने गैस लेते हैं, उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, और उसमें कोई शॉर्टेज सरकार के पास नहीं बनी हुई। देखिए यहाँ पे ना 2 एजेंडे आते हैं। एक तो सरकार को बदनाम करने के हैं कि ऐसी सिचुएशन, एक बबल क्रिएट कर देना जिससे कि सरकार के ऊपर उंगली उठे और बार बार सरकार की बदनामी हो। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि अननेसेसरी का जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनी हुई है, जबकि कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पे गैस की भी कोई शॉर्टेज नहीं है फिलहाल, अभी 1.5-2 महीने तक नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि जैसे आपने देखा कि अभी जब सिल्वर बढ़ी 4 लाख तक गई, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ब्लैक मार्केट शुरू कर दिया। फिजिकल में सिल्वर के ऊपर 20-20 हजार रुपए के प्रीमियम शुरू हो गए। आप देखिए, तो ऐसे ही सिलेंडर में हो रहा है इस टाइम पे कि उसमें प्रीमियम इतने स्टार्ट हो गए हैं कि जिसकी एक्चुअल वैल्यू 915 रुपए, 913 रुपए है, वो आपको 1500 रुपए मिलेगा। जहां जो रेट मांग ले, जैसी रिक्वायरमेंट सामने वाले की देखी आपने, वैसे आपने रेट मांग लिया। तो ये सिचुएशन चल रही है। उनको बहुत मजा आ रहा है एजेंसीज को, उनको दिख रहा है कि हमें 900 रुपए के बदले में डबल पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों हम पब्लिक को दे जिनको हमें एक्चुअल प्राइस पे देना है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है एजेंसीज को कि जो स्टाफ है उसको बदलना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे उनको बदलना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनके बैंक अकाउंट्स को चेक करना चाहिए। और दूसरी बात ये, उनके जो ऐसे वाले स्टाफ होते हैं जो साइकिल पे सुबह लेके जाते हैं, उनका प्रॉपर डेटा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ब्लैक मार्केटिंग जब भी होती है तो वो नीचे वाले स्टाफ से नहीं होती, वो पूरी हायरार्की ही उसमें इन्वॉल्व होती है। तो आपको इमीडिएट बेसिस पे वो चेक करना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह का बबल मार्केट में ना क्रिएट हो। लोग पैनिक हो रहे हैं, औरतें परेशान हो रही है, बच्चे आगे वहां पे खड़े होते हैं, और वाकई में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जेन्युइन इशू होगा और जिनको नहीं भी मिल रहा होगा। क्योंकि मैंने भी ये चीजें चेक करवाई है, मुझे भी सुनने को मिला है कि लोग आके बेचारे परेशान हो रहे हैं, 5-5 घंटे खड़े हो रहे हैं, जिनका जेन्युइन इशू है, जिनकी बुकिंग है, उनको भी नहीं मिल। तो हेमा जी, अब देखते हैं कि महंगाई की मार, गैस सिलेंडर की हमने बात की पेट्रोल डीजल की, हमने बात की जो गाड़ी में सीएनजी डाली जाती है उसकी, इसकी तो दिक्कत है ही है। लेकिन एविएशन टरबाइन फ्यूल के चलते आपका हवाई सफर भी महंगा हो गया है। इसके डिटेल्स आपको बताएंगी प्रेरणा। बिल्कुल, महायुद्ध की आग अब आसमान तक पहुंच गई है। अगर आप आने वाले दिनों में कहीं घूमने या काम के सिलसिले में फ्लाइट पकड़ने की सोच रहे हैं तो अपनी जेब ढीली कर लीजिए। दरअसल जेट फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में लगी आग के कारण एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 12 मार्च से फ्यूल सरचार्ज लगाने का बड़ा फैसला किया है। घरेलू उड़ानों से लेकर के इंटरनेशनल बुकिंग तक अब आपको टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। स्क्रीन पर पूरा डेटा मैं आपको दिखा रही हूं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर किस रूट पर कितना किराया बढ़ने वाला है। इस डेटा पर आप नजर डालिए। मिडिल ईस्ट संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद एयर इंडिया ग्रुप ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी किया है।
है, हर घरेलू टिकट पर अब 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज देना होगा। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे 7 देशों की उड़ानों पर भी यही नियम लागू होगा। केवल देश के अंदर ही नहीं, विदेश जाना भी अब महंगा हो गया है। एयर इंडिया ने इसे फेज वाइज यानी धीरे धीरे लागू करने का फैसला किया है। खाड़ी देशों की फ्लाइट्स के लिए 10 यूएसडी का सरचार्ज लगेगा। आपको बता दें कि अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। यहां सरचार्ज $30 से बढ़ाकर सीधे $90 कर दिया गया है। साउथ ईस्ट एशिया में किराया $20 से बढ़ाकर $60 कर दिया गया है। इसमें सिंगापुर की उड़ानें भी शामिल हैं, जहां अब तक कोई सरचार्ज नहीं था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो डेटा, साउथ ईस्ट एशिया में भी किराए में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पूरे इलाके का क्या डेटा है वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही हूं। सिंगापुर की उड़ानें भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए दीपक जी, कुल मिलाकर के अब हवाई यात्रा पर भी इस महायुद्ध का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये महंगाई ना सिर्फ हवाई यात्रा ही नहीं, धीरे में अभी मिडिल ईस्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है प्रेरणा? मिडिल ईस्ट में हमको ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर सब कुछ तो बाहर से आता है, वहां तो कुछ होता नहीं है, वो तो पूरा रेगिस्तान है। और इसके चलते जो सुपरमार्केट है वो खाली होते जा रहे हैं, जो ग्रोसरी शॉप है उनमें सामान कम होने लगा है। तो मिडिल ईस्ट की तरफ तो बड़ा संकट आने वाला है। हम तो कम से कम कई सारी चीजें अपने ही घर में उगाते हैं और कंज्यूम करते हैं, इसके लिए हमारे पर उस तरह का संकट नहीं है। लेकिन सीधे यहां से चलते हैं कैप्टन श्याम कुमार के पास। कैप्टन श्याम कुमार, माफ कीजिएगा, कर्नल राजीव रंजन जी के पास। कर्नल राजीव रंजन जी, मिडिल ईस्ट में तो कुछ नहीं होता है, मिडिल ईस्ट में खाने पीने का सामान भी बाहर से आता है, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते वहां तो खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। तो महंगाई पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगी। अमेरिका में भी $3 पर लीटर जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है। तो महंगाई ग्रिप में लेने वाली है पूरी दुनिया को। राजीव रंजन जी। जरूर दीपक जी, जैसे कल ही आप बता रहे थे, जो गैस की जहां तक संकट है उसकी आंच और असर आपकी रसोई तक भी पहुंच गई है। बाकी हमारे दूसरे एंकर हैं, उनकी भी अब छोटी सिलेंडर किस तरह भरेगी वो भी प्रॉब्लम है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, गैस और क्रूड की संकट अगर पूरे दुनिया में, तो इससे महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा और महंगाई काफी बढ़ेगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी असर पड़ेगा। ये केवल इंडिया का नहीं है, इंडिया तब पर भी क्रूड में अभी ओके है। और जहां तक गैस की भी बात है, तो एक ह्यूमन नेचर होती है, पब्लिक रिएक्शन। जब ऐसी सिचुएशन में, हालात में आप देखेंगे हर कोई अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल टैंक पर लाइनअप हो जाता है, जो पूरी टैंक भर दो, जबकि नॉर्मल केस में वो मुश्किल से थोड़ा बहुत लेता है पेट्रोल या डीजल। और उसी तरह हर कोई चाहता है कितने से कितने गैस सिलेंडर ले ले। तो वो कुछ हालात इनिशियल होती है, लेकिन पीएम हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है जो कोई ऐसी हम संकट और कमी नहीं आने देंगे। और हम दूसरे सोर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं इवन गल्फ से भी कुछ अगर फ्लो आना शुरू हो जाता है तो इस संकट के ऊपर हम जो है काबू पा सकते हैं बहुत हद तक। हाँ, बहुत लंबा खींचा तब प्रॉब्लम होगी। अब आती है खाद्यान्न पदार्थ की। अब जहां तक गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट का है, मोस्टली कंट्री जितने भी अनाज हैं वो इंडिया और बाकी देशों से आयात करते हैं। अभी अभी जो खबर में देख रहा था सुबह में, जो सऊदी अरबिया ने इंडिया के पास गुहार लगाई है जो हमें बासमती चावल भेज दो। वहां पर चावल की कमी हो गई है, क्योंकि सारी बाकी शिपिंग इंडस्ट्री भी वो भी अफेक्टेड हो रखी है। वहां पर बाकी शिप्स भी जो है वो कमोडिटी लेके वहां पर नहीं ले जा सकती, अपने जो भी भार है उनके सामान है। तो इस हिसाब से जो है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहां अपनी प्रोडक्शन नहीं है, काफी अफेक्टेड हो रही है। और अगर इसी तरह लंबा खींचा और वहां पर आपूर्ति नहीं हो सकती, अगर शिप का आवागमन नहीं हो सकता है ठीक से, तो वहां भी एक काफी जो है ये खाद्य पदार्थ की, खाने की संकट आ जाएगी। ठीक है हेमा जी, मुझे बताइए महंगाई पर किन किन चीजों पर कास्केडिंग इफेक्ट होने वाला है? हमने रसोई गैस बता दी, डीजल बता दिया, पेट्रोल बता दिया, खाने पीने की चीजें बता दी, हवाई सफर भी महंगा हो चुका है। ऐसे में खाने पीने की चीजों पर क्या असर होगी? महंगाई की मार कहां कहां पड़ सकती है इस संकट के बाद पूरी दुनिया में? देखिए, मैं थोड़ा शुरू करती हूँ हवाई सफर से। जैसा आपने कहा कि महंगा तो हो ही गया है, पॉकेट तो ठीक है, लेकिन महंगे के साथ साथ ये रिस्की भी हो गया है। और पिछले 1 साल से ही हम एविएशन को, सेक्टर को लेके सफरिंग में है।
चाहे वो पॉकेट देख लीजिए, पीछे भी इंडिगो का जब इशू आया तो जो फेयर थे वो इतने एक्सपेंसिव हो गए। 5,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट होती थी मुंबई की, लोगों ने 70-70 हजार रुपए पे किए हैं। तो एक साल से एविएशन में तो पता नहीं क्या हुआ है इस एक साल के अंदर, लेकिन एविएशन सेक्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर ही सफर कर रहा है। अब बात आती है महंगाई की, तो ये तो नेचुरल सी बात है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री सफर करे और दूसरी कंट्री ना सफर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका इंटरलिंक होता है सारी कंट्रीज का। और मुझे तो ये डर है आगे आगे जो मैं पिक्चर देख रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कैलकुलेशन कहती है वो ये कहती है कि 2 साल तक हमें कुछ भी रिलीफ नजर नहीं आता यहाँ पे युद्ध से। जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, कितनी भी कोई स्टेटमेंट दे दे कि जी ट्रम्प बात कर रहे हैं, उन्होंने बात की है पुतिन से कि हम बंद कर देंगे, परसों ऐसी स्टेटमेंट आई जिससे कल क्रूड ऑयल गिर गया, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ये बात भी समझिए कि जो ट्रम्प साहब है वो बहुत बड़े सटोरिया और बिजनेसमैन है, और उन्हें ये पता है कि मार्केट से अपॉर्चुनिटी कैसे उठानी है और पैसा कैसे बनाना है। उनका टारगेट पैसा बनाने का हमेशा ही रहता है। तो आप देखिए सिल्वर गोल्ड में भी उन्होंने ऐसे ही किया, यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी उन्होंने ऐसे ही किया कि $119 तक वो लेके गए और गिरा के $75 तक ले आए वो ओवरनाइट में ही सिर्फ, और दोबारा उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अब आगे जो संकट आने वाला है वो पूरे वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज का आने ही वाला है। नोबडी कैन स्टॉप इट। और आप जब भी इस तरह की सिचुएशन हिस्ट्री में, इतिहास में उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े फूड शॉर्टेज से पूरे वर्ल्ड ने सफर किया है, और वो पिक्चर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया। क्योंकि आप ये देखिए कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि उनके घर में जो राशन था वो खत्म हो गया, आप ये भी देखिए कि जो क्रॉप को प्रोडक्शन का जो एरिया होता है वो सब एरिया डैमेज हुए हैं। जैसे यूक्रेन का गेहूं जो था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, लेकिन आप देखिए कि वो एरिया ही डैमेज हो गया, क्रॉप ही डैमेज हो गई, और उस तरह की क्वालिटी आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री से नहीं ले सकते व्हीट की। तो यही सिचुएशन अब होने वाली है। एरियाज डैमेज होंगे, क्रॉप डैमेज होंगे, और कहीं ना कहीं जैसे हमारा इंडिया ही है, आपके पास चलिए ठीक है पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ भी है, लेकिन लॉजिस्टिक इशू वो कैसे आप करेंगे, आप लेके कैसे जाएंगे। अब इस तरीके से आप देखिए ना पोर्ट पे क्या हालत है, जितने भी पोर्ट है धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में तो क्रंच हो गया पोर्ट्स का, लेकिन आप लॉजिस्टिक को मैनेज कैसे करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। लॉजिस्टिक को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल गैस ये महंगे होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है, जिससे दुनिया भर की हर चीजों पर महंगाई की मार पड़ेगी। तो ये इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है अगर युद्ध लंबा चला तो। अब हम आगे बात करेंगे कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या क्या कोशिश हो रही है। प्रेरणा आपको यह भी बताएंगी कि युद्ध की 25 बड़ी तस्वीरें और 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं, इस ब्रेक के बाद।